हेलो दोस्तों, बॉलीबियो का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी। आज हम बात करते हैं हीरोइन ममता कुलकर्णी के बारे में। तो शुरू करते हैं। ममता कुलकर्णी एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1991 और 2003 के बीच विभिन्न सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। वह हिंदी और दक्षिण फिल्म उद्योगों में सक्रिय थीं और उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में अभिनय किया। वो उस समय की हिट फिल्मों जैसे तिरंगा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है आदि में मुख्य अभिनेत्री थीं। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुंबई के वसोवा इलाके में रहता था। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। शुरुआत में उन्हें अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी मां का सपना एक अभिनेत्री बनने और प्रसिद्धि पाने का था, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण वो इसे पूरा नहीं कर सकी। तभी उन्होंने अपनी बेटी को एक्टिंग में उतारने का मन बना लिया। ममता बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो एक्टिंग को करियर के तौर पर नहीं चुनती तो शायद आध्यात्म की ओर बढ़ जाती। जब उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया तो उन्होंने ध्यान और तपस्या शुरू कर दी, जो लगभग 12 वर्षों तक जारी रही। उस समय ममता पूरी तरह से आध्यात्म की ओर मुड़ गई थी। वो 2013 में महाकुंभ में गई थी। उन्होंने दावा किया कि अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने अपने गुरु की कृपा से खुद को भगवान को समर्पित कर दिया है। अपने 10 साल के लंबे करियर में उन्होंने सलमान खान, गोविंदा और अन्य सुपरस्टारों के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में तमिल फिल्म नानबर्गल से की, जो उस समय की बहुत सफल क्षेत्रीय सिनेमा थी। तमिल दर्शकों ने प्रिया के रूप में उनकी भूमिका की सराहना की। उनके तमिल प्रशंसकों ने उनके नाम के टैटू बनवाए। ममता को ज्यादातर रोमांटिक, लव स्टोरी और सेंसुअस जॉनर में पसंद किया गया। उन्होंने 1992 में नाना पाटेकर और राजकुमार अभिनीत फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने उनके करियर को उछाल दिया। उसी वर्ष उन्होंने मेरा दिल तेरे लिए में प्रिया आर सिंह की भूमिका निभाई। ममता कुलकर्णी को आशिक आवारा में उनके अभिनय के लिए 1994 में लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैसे खत्म हुआ उनका करियर? उनके करियर को लेकर विवाद की शुरुआत फिल्म चाइना गेट से हुई, जिसके निर्देशक राजकुमार संतोषी थे। उनके बीच रिश्ते तब और खराब हो गए जब राजकुमार ने उन्हें मुख्य भूमिका वाली फिल्म से बाहर कर दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने उन्हें ड्रॉप किया तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से उन्हें अपनी फिल्म में लेने की धमकियां मिलीं। राजकुमार को अब मजबूरन उन्हें उस फिल्म में लेना पड़ा। जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी फिल्म छम्मा छम्मा में उर्मिला मातोंडकर का गाया गाना बहुत लोकप्रिय हुआ और ममता के बावजूद भी उर्मिला को जनता से खूब वाहवाही और लोकप्रियता मिली। इस पर ममता बेहद नाराज हो गईं और उन्होंने असफलता के लिए राजकुमार को जिम्मेदार ठहराया और उन पर अपनी इच्छाएं पूरी न करने के लिए स्क्रीन टाइम काटने का आरोप लगाया। राजकुमार ने खुद को इन सभी विवादों से अलग कर लिया और ये घटना ममता पर भारी पड़ गई। इसके बाद उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि दूसरे डायरेक्टर भी ममता से सतर्क हो गए थे। बाद में उन्होंने बंगाली और मलयालम में कुछ क्षेत्रीय फिल्में की और उनकी आखिरी हिंदी फिल्म कभी हम कभी तुम थी। यही घटना उनके सफ़र के खत्म होने की असली वजह बनी। 90 के दशक के अंत में कई भारतीय अभिनेत्रियों को, जिन्हें फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, दुबई में नृत्य प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छा भुगतान किया गया क्योंकि उस समय बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां हिट थीं। ऐसा ही कुछ ममता के साथ भी हुआ, जिन्होंने दुबई में कई डांस नाइट्स भी की। अपने एक शो के दौरान उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। उस समय उनके पास मुख्य कानूनी व्यवसाय के रूप में दुबई में एक होटल और फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय था, लेकिन वह एक ड्रग डीलर थे जिनके जाम्बिया के ड्रग लॉर्ड वेल्डन फाइनली के साथ व्यापारिक संबंध थे। ममता के लगातार दुबई दौरे के कारण उनकी मुलाकातें बढ़ीं और वे करीब आ गए। लेकिन कुछ समय बाद विक्की को दुबई में ड्रग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। जब वे जेल गए तो उन्होंने अपने कानूनी व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी ममता को दे दी क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। उनकी अनुपस्थिति में ममता ने उनके व्यवसाय को बहुत अच्छे से संभाला। उसके अच्छे संबंध थे क्योंकि वह दुबई में अमीर लोगों के लिए शो करती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की और विक्की को जेल से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन अमीर लोगों की मदद से सबसे पहले वो मौत की सजा को रद्द कराने में कामयाब रहीं और फिर कैदियों को मिलने वाली विभिन्न छुट्टियों का लाभ भी विक्की को दिलाने में सफल रहीं। अंततः उनके प्रयासों से विक्की मात्र 8 वर्ष में अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा हो गए। जब विक्की के साथ ये सब हो रहा था तो ममता ने अपनी मां को खो दिया। अब वो अकेली थी और दुबई में विक्की भी अकेला था। फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और विक्की के साथ रहने के लिए दुबई चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता ने 2013 में विक्की से शादी की थी, लेकिन जब भी उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हर बार इस बात को मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि विक्की के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन में ममता की टॉपलेस पोज वाली तस्वीर छपी थी। इस बोल्डनेस के लिए जनता ने उनकी आलोचना की थी, कोई भी इससे सहज नहीं था। उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और उसे 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित है। 2000 करोड़। मुंबई के ठाणे में ड्रग रैकेट सक्रिय है और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत घोषित अपराधी घोषित किया गया है। उस समय वह केन्या के मोम्बासा में रह रही थी। कोर्ट ने मुंबई के बैंकों में उनके बैंक खाते और 3 एफडी फ्रीज करने का आदेश दिया। पुलिस ने मुंबई में उनके 2 फ्लैट भी सील कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विक्की के साथ केन्या में इस्लाम धर्म अपना लिया था। ऐसा उनकी सजा में कमी का लाभ पाने के लिए किया गया था, क्योंकि उन्हें 2013 में केन्या में भी ड्रग मामले में हिरासत में लिया गया था। बाद में एक साक्षात्कार में उन्होंने इस्लाम में अपने धर्म परिवर्तन के बारे में इनकार कर दिया। 2016 में उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू के लिए 16 साल बाद फिर से कैमरे का सामना किया, जिसमें उन्होंने अपने अतीत, अपने जीवन और सिनेमा और ड्रग मामले सहित उनसे जुड़े विवादों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने सभी अफवाहों और अनुमानों का खंडन किया और कहानी पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन पर चर्चा की और आध्यात्मिकता के कारण ये कैसे बदल गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।